Hi, friends. Welcome to our next episode of Patient Education Series. Today, we'll be talking about COPD or chronic obstructive pulmonary disease. So, what is COPD and how is it different from asthma? जैसा कि डॉक्टर प्रिया ने पूछा कि ये बीमारी है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये भी एक बीमारी है जो कि हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो तरह से ये लंग पे अफेक्ट करती है, एक सांस की नली पे या उस पार्ट पे जो कि हवा से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचाता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ये वो एरिया है जहां पे हवा की ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आती है और हमारे पूरे सर्कुलेशन में जाती है और हमें वो ऑक्सीजन देती है जो कि हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है। तो इस बीमारी को हम लोग जब COPD बोलते हैं तो इसका मतलब ये पहली बात तो क्रॉनिक बीमारी है, यानी कि लंबे टाइम से चल रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव है कि सांस की नली से हवा का जाना और आना अगेन रुक रहा है या स्लो हो रहा है या उसको फ्रिक्शन मिल रही है या उसको किसी तरीके का अपोजिशन मिल रहा है कि वो आराम से स्मूथली फ्लो नहीं कर पा रही, और या फिर वो इस एरिया को जो कि हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं उसको उसने इफेक्ट किया है तो हमारी बॉडी में, और जिससे कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये बीमारी और अस्थमा में एक मेन फर्क है कि अस्थमा वेरिएबल है, कभी सिम्टम्स है कभी सिम्टम्स नहीं है। कई बार बहुत टाइम्स हैं जिसके अंदर कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, तो इसलिए अस्थमा वेरिएबल डिजीज है। लेकिन COPD जो बीमारी है उसको हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं, यानी परमानेंट बोलते हैं कि अगर एक बार हो गई है तो अब वो रहेगी। तो इसलिए ये दो बीमारियां बिल्कुल डिफरेंट है। अस्थमा यंगर एज पे होती है लेकिन ये डिटेक्ट हो सकता है लेट हो। COPD जनरली हम लोग 40 साल की उम्र के ऊपर डायग्नोज करते हैं। Yes, my next question is what causes COPD? COPD, the main thing which damages the lungs, स्मोकिंग। किसी तरीके की भी स्मोकिंग जो है उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे वो लंग्स के अंदर जब जाते हैं हमारे इनहेल करने से वो लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं और धीरे 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 परमानेंटली उसको डैमेज करे जाते हैं। तो वो स्मोकिंग सिगरेट की हो सकती है, हुक्का की हो सकती है, बीड़ी हो सकती है, गांजा हो सकता है, किसी तरीके की भी स्मोकिंग जो है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। नॉर्मली अबाउट 50 से 60% पेशेंट्स जो COPD के होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। पर उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इसका जो कि जनरली फीमेल्स में यानी लेडीज में देखा जाता है, वो उस करके है कि वो घर में अपने कुकिंग के लिए या तो वुड को जलाते हैं या कोल दे यूज, चारकोल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, या वुड यूज करते हैं या गोबर यूज करते हैं। तो उसके जो फ्यूम्स निकलते हैं उस वक्त जलाने पे और कुकिंग के टाइम पे वो उनके लंग्स में जाता है। तो वो लेडीज को भी जो स्मोक नहीं कर रही हैं उनको भी वो COPD बीमारी हो सकती है, ये इस तरीके के कुकिंग से। तीसरे तरीके के पेशेंट या तीसरा कॉज जो हम बोलेंगे COPD का वो है इंडस्ट्री का एक्सपोजर। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें बहुत फ्यूम्स निकल रहे हैं, वो केमिकल्स के हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, कितनी कोल माइनिंग हो सकती है, मतलब बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर हाईली डस्टी इन्वायरमेंट है और साथ में उसके एडिशनल जो है कंपोनेंट्स हैं जो कि मिनरल्स हैं या वेरियस अदर एलिमेंट्स हैं जो कि निकाले जा रहे हैं वहाँ पे या माइनिंग के टाइम पे वहाँ पे या इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जो कि अगर हमारे सांस के साथ अंदर लंग्स पे जाते हैं तो उसको अटैक करके और लंग्स को परमानेंटली डैमेज करते हैं। तो ये तीन मेन कारण हैं इसके। लेकिन पोल्यूशन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि और एयर पोल्यूशन में जो ये सारा लंग का हम लोग लेते हैं सारा, जिसमें कि पार्टिकल्स है और गैसेस हैं, ये सारी भी लंग्स पे अफेक्ट करती है और लंग्स को डैमेज करती है। What are the symptoms of COPD and how do I know I have it? See, there is a lot of time between our getting exposed constantly and developing symptoms. यानी अगर आज हम exposed हो रहे हैं तो हमारे symptoms immediately आए ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे डैमेज होता जाएगा। इनिशियली symptoms आएंगे जब वेदर चेंज हो रहा है,
उस टाइम पे या जिस टाइम एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, पर सिम्टम्स सेम ही होंगे। खांसी का आना, बलगम का बनना, सांस का फूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 सिम्टम है जिससे कि ये शुरू होता है। और इसमें भी आवाज भी आ सकती है छाती से, और ये सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट एस्थमा से मिलते हैं, लेकिन फर्क ये है कि एस्थमा के सिम्टम्स आएंगे, ठीक होंगे और बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन ये सिम्टम्स जो है सीओपीडी के, ये आएंगे, अगर आप दवाई लेंगे या और ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। थोड़े सिम्टम्स फिर भी रहेंगे और जनरली हमारी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है, तो हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है ये मेन सिम्टम्स हैं इसके। लेकिन इसके अलावा खून का आना बलगम में एक तरह से रेड फ्लैग है। इसका मतलब हो सकता है कि आपको या तो लंग में इन्फेक्शन है, या जो कि स्मोकिंग है या नॉन स्मोकिंग रिलेटेड एक्सपोजर्स हैं वो लंग कैंसर भी कर सकते हैं, तो लंग कैंसर का भी वो सिम्टम हो सकता है। इसी तरीके से अगर हमें तेज बुखार आता है, वो भी सीओपीडी का सिम्टम नहीं है, वो हमें ये बताएगा कि लंग में इन्फेक्शन आ गई है। तो इन चीज़ों को सबको अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये देखना है कि पेशेंट की एज क्या है, उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी उसका किस तरीके का काम है, कहाँ वो डेली रहते हैं, कितना उनका एक्सपोजर हो रहा है, और जिन चीज़ों का एक्सपोजर हो रहा है वो लंग को कितना डैमेज कर सकते हैं। How is COPD diagnosed and what are the other tests required? सो डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी जो है वो लंग फंक्शन टेस्ट यानी स्पायरोमेट्री पे होती है। हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि सांस की नली का साइज छोटा हो गया है, और उसके लिए हम लोग एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसे FEV1 FVC बोलते हैं, लेस देन 70%। तो ये एक मेन टेस्ट है, लेकिन इसके अलावा बाकी टेस्ट होते हैं जो कि बताते हैं कि लंग का साइज बड़ा हो गया है, जो उसके सैक्स हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिसके लिए हम लोग CT स्कैन करते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटी दे बोलते हैं, जो कि ये बताती है कि हवा से ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने के लिए जो मेम्ब्रेन है वो कितने % काम कर रही है। इसमें आपकी ऑक्सीजन और आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट पे टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके के कई सारे टेस्ट हैं जो कि सीओपीडी पेशेंट में किए जाते हैं, पर ज़्यादातर या तो वो लंग फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड है, या वो एक्सरे चेस्ट या CT स्कैन से रिलेटेड है, और या फिर कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनमें हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सीओपीडी जेनेटिक्स में भी हो सकती है, और उसमें ये भी देखना चाहते हैं कि कोई साथ में उनके कोई एलर्जी या कोई और चीज़ ना हो, तो इसके लिए हम और भी ब्लड टेस्ट करते हैं। Are there any stages in COPD? सो जनरली सीओपीडी की हम लोग 4 स्टेजेस बताते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। और ये क्लासिफिकेशन जो होती है ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम उसको वेरी सीवियर यानी लेस देन 30% पे बोलते हैं। तो ये लंग की कैपेसिटी बेस्ड जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है, जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर बोलते हैं, ये जनरली हमें बताती है कि कितना लंग डैमेज हो चुका है और हमें इसके लिए क्या आगे प्रिकॉशंस लेनी होंगी। क्योंकि अगर लंग्स ऑलमोस्ट 70% डैमेज हो गए हैं तो अगर कुछ भी और उसमें होगा तो पेशेंट इमीडिएटली डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन और की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं, तो ये बीमारी फिर वहाँ तक पहुँच जाती है। जनरली सीवियर और वेरी सीवियर सीओपीडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो वॉक करते वक्त या एक्टिविटीज़ करते वक्त और या सोते वक्त, और या फिर जब वेरी सीवियर है तो फिर 24 घंटा के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता आती है। Which are the other systems that can be affected in COPD? सो सीओपीडी एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कि रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग और एक्सपोजर टू इरिटेंट्स एंड पोल्यूटेंट्स है। तो यही रिस्क फैक्टर जो स्मोकिंग हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये हार्ट डिजीज़ के लिए भी रिस्क फैक्टर है। तो 30% पेशेंट्स ऑफ सीओपीडी जब हम लोग उनको देखते हैं तो उनमें हार्ट डिजीज़ भी एसोसिएटेड होती है, जिसको हम लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हार्ट की आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो ये जो स्मोक है, जो स्मोकिंग में या और एक्सपोजर से यानी पोल्यूटेंट से या जो इरिटेंट्स हैं, इन सब से अल्टीमेटली सिर्फ लंग्स ही नहीं डैमेज होते,
हार्ट पे भी इफेक्ट आता है। सो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं या बाईपास सर्जरी करा चुके हैं और कार्डियक की दवाइयों पे होते हैं, और क्योंकि उसका भी सिम्टम ब्रेथलेसनेस है, तो कई बार ये होता है कि हार्ट की डिजीज को ट्रीट करने के बाद भी जब उनके सिम्टम्स रह जाते हैं तो पता चलता है कि लंग्स में सीओपीडी है। और इसी तरीके से जब हम लंग्स में उनको ट्रीट करते हैं सीओपीडी के लिए, अगर उनके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, वो बेटर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कि वो एसोसिएटेड हार्ट डिजीज हो सकती है। इसके अलावा सीओपीडी के लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि हवा अंदर जाती है, बाहर नहीं निकल सकती। वो धीरे धीरे हार्ट को कंप्रेस करती जाती है और हार्ट का फंक्शन अफेक्ट करती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। ऑक्सीजन की कमी भी हार्ट फेलियर प्रोड्यूस करती है, जिसके सिम्टम्स हैं कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और रात को जब पेशेंट सोने की कोशिश करता है, लेटता है, तो एकदम खांसी आती है, सांस फूलता है, जिसके लिए वो उठ के बैठ जाते हैं, फिर वो थोड़ा तकिया बढ़ाते हैं, तो जिसको कि हम लोग पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया बोलते हैं। वो एक सिम्टम हार्ट फेलियर का है जो कि सीओपीडी पेशेंट्स में आ जाता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की पूरी वेसल्स हैं वो भी स्मोक से इफेक्टेड होती है लंग्स के साथ साथ, और हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि इस तरीके के पेशेंट जब चलते हैं तो उनके पैरों में एकदम क्रैम्प्स आ जाते हैं। इसका मतलब ब्लड सप्लाई भी कम हो रही है। तो वो ब्लड सप्लाई भी जो वेसल्स हैं उनके ऊपर स्मोक का इफेक्ट आता है, सिगरेट स्मोक का या हुक्का या किसी तरीके का भी स्मोक का, और वो भी उसमें जम जाता है जाके कि उनमें उनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है और उसके अंदर से ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट सबसे कॉमनली अफेक्टेड होता है, पर इसके अलावा पूरे बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। हमारे को स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, बोन्स वीक हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, और भी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर की इसका इफेक्ट आ सकता है। How do we know that the other systems are involved? सो मेनी ऑफ देम आर एसिम्टोमेटिक। कई ऐसे सिस्टम्स आपके बॉडी के इन्वॉल्व हैं सीओपीडी में जिनके कि अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हमें एक्चुअली उसके लिए स्क्रीन करना पड़ता है। सो वी हैव टू डू इकोकार्डियोग्राफी, वी हैव टू डू ईसीजी, वी हैव टू डू ब्लड टेस्ट्स, एंड इस तरीके के बहुत सारे हमें कई टेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ अभी उनमें उतने लेवल पे नहीं आई कि वो आपको सिम्टम दे, लेकिन अगर उस लेवल पे हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम उसको अर्ली उसका ट्रीटमेंट करके उसको वहीं उसका रोकथाम कर सकते हैं। जब वो एक बार बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, सिर्फ दवाइयाँ ही देनी पड़ेंगी उसके लिए। तो इसके लिए हमें स्क्रीनिंग करना पड़ता है बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स का, जिसमें कि मसल्स, बोन्स, आर्टरीज, हार्ट और स्टमक, इन सब चीज़ों के टेस्ट किए जाते हैं। How is COPD treated? सो सीओपीडी क्योंकि सांस की बीमारी है तो इसका भी ट्रीटमेंट इनहेलर से ही होता है, जिस तरीके से एस्थमा का होता है। तो इसके अंदर सांस की नली को खोलने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। यानी वो जब सांस की नली में दवाई जाती है तो वो सांस की नली को खोल देती है। दूसरे तरीके की दवाई होती है जिसमें कि सांस की नली और फेफड़ों में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो उसको कम करती है, तो उसके लिए हम लोग जो है इनहेल्ड स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो इस बीमारी में जनरली पेशेंट्स के दो डोमेन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एक डोमेन होता है कि उनका सांस फूलता है, तो सांस फूलने के लिए हम लोग जनरली ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। और जहाँ पे उनको दूसरे डोमेन की बात करें तो उसके अंदर उनको एक्सासर्बेशंस होते हैं। तो एक्सासर्बेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट वर्सनिंग। तो उनको थोड़ा सांस फूल रहा है, थोड़ी खांसी है, लेकिन चल रही है, सडनली एकदम खांसी ज़्यादा हो जाएगी, सांस फूलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बलगम आना शुरू हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट वर्सनिंग या एक्यूट एक्सासर्बेशन। तो इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं उनको फिर एक तीसरी दवाई ऐड की जाती है इनहेलर में, जिसको हम लोग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो इस तरीके के कई इनहेलर मिलते हैं, कईयों में एक दवाई होती है, कईयों में दो दवाई होती है, और कईयों में तीनों दवाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से ये दवाई भी इनहेल्ड है और इसलिए दी जाती है क्योंकि वो लंग्स की सांस की नली की बीमारी में उसको डायरेक्टली एड्रेस करती है। तो इसमें कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे कि खांसी को कम करने के लिए, बलगम को इजी करना जिससे वो निकल जाए, या लंग्स में इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा तरह की भी दवाइयाँ दी जाती हैं। Are inhalers used for lifelong or used only for some time? So in COPD, inhalers are for lifetime because it's a disease which is progressive. यानी अगर ये बीमारी आ गई है
तो वो हम उसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें डैमेज हो चुका है। तो इसलिए अगर हम एक बार इनहेलर को स्टार्ट करते हैं इस बीमारी में, तो उसे बंद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीमारी एकदम से नॉर्मल पे नहीं आ पाती है। तो ये जनरली इनहेलर लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं, और इसमें दो तरीके के इनहेलर्स होते हैं। एक हम होते हैं जो कि डेली लेना है, मेंटेनेंस है जिसको, कि वो अगेन 12 घंटे के या 24 घंटे तक उनका एक्शन रहता है। और कुछ होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग, जिस टाइम पे हमारी को दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए उस टाइम इस्तेमाल करने के लिए, जिनको कि हम लोग रिलीवर इनहेलर्स या रेस्क्यू इनहेलर्स के नाम से बोलते हैं। तो इस दो तरह के इनहेलर्स होते हैं, एक डेली मेंटेनेंस के लिए और एक एसओएस मैनेजमेंट के लिए। What are acute attacks and what happens and how do we prevent them? So, acute attacks in COPD are called acute exacerbations. So, they are generally in the last couple of days, patients feel कि उनकी खांसी बढ़ गई है, बलगम ज़्यादा आ रहा है, और सांस ज़्यादा फूल रहा है, और ये दवाई लेने के बावजूद भी नहीं जा रहा है। तो इस तरीके के जो एपिसोड्स आते हैं उनको हम लोग एक्यूट एक्सासर्बेशन बोलते हैं। और ये जनरली कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जिनको कि बार बार होते हैं। तो इसका रीज़न एक इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा एक्सपोजर यानी पोल्यूशन हो सकता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर्स हो सकते हैं, और जैसे एयर पोल्यूशन बताया वो भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे हमारा इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, डस्ट का एक्सपोजर है, उससे भी हो सकता है। तो ये जो एक्यूट वर्सनिंग्स होती हैं इनको एक्यूट एक्सासर्बेशन बोलते हैं। इसमें जनरली एंटीबायोटिक्स और आपकी जो थेरेपी है, जो कि सांस की दवाई चल रही है, उसको बढ़ाया जाता है और 5 से 7 दिन या 10 दिन तक दिया जाता है, जिससे कि आपकी सिचुएशन जैसे पहले थी वो वैसे ही हो जाए। इससे बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि हम लोग पहली बात कि वो रेस्पिरेटरी वैक्सीन्स लें, जिससे कि ये एक्सासर्बेशंस या एक्यूट वर्सनिंग्स होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मस्ट है। इसमें निमोनिया भी हो सकता है, तो इसलिए निमोनिया की भी वैक्सीन लेनी है। और अवॉइड करना है कि पोल्यूशन में बाहर जाएं, या अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं या ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कि बहुत डस्टी एनवायरनमेंट है, एक्सपोजर होना ही होना है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल करें। What is the role of exercise and nutrition in the management of COPD? That's a very good question because डाइट का, जिसमें कि न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, क्योंकि आपकी इतनी सारी एनर्जी जो है वो सांस लेने में ही जा रही है, तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो एक गुड न्यूट्रिशन में हमें अच्छा प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन्स चाहिए, विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए। सो इस तरीके के जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे भरपूर हमारे को मतलब अपने खाने में उसकी पूर्ति करनी होगी। तो मोस्टली खाने में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, पर एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि कई बारी हम जो पेशेंट्स वीक होते हैं उनको भी एडवाइस करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीओपीडी में कि हमें आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। अगर हम लोगों का वेट ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, तो आपको वेट घटाना होगा, और अगर आपका बॉडी में वेट लॉस हो चुका है, आप मेल नरिश्ड हैं, तो आपका वेट हमें बढ़ाना होगा। तो आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात तुमने बोली न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन के अलावा बात की आपने एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांस फूलना जो है वो रेस्पिरेटरी और पूरी बॉडी की मसल्स पे डिपेंड करता है। अगर हम मसल्स को कंडीशन करते हैं एक्सरसाइज से, तो जो हमारे सांस फूलने की फीलिंग हमारे अंदर आती है, जिसको हम लोग सेंसेशन ऑफ डिस्निया बोलते हैं, वो कम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को भी ट्रेन करे और आपके स्पेसिफिकली जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, चेस्ट की है, डायफ्राम है, उनको इम्प्रूव करे। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं वो रिहैबिलिटेशन में दी जाती हैं, और जनरली जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है, कितनी कितनी देर के लिए करनी है, और किस किस टाइम पे करनी है, जिससे कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो टोन्ड अप हो जाए और जो इस बीमारी के इफेक्ट्स हैं उनको नेगेट कर सके। पल्मनरी रिहैबिलिटेशन क्या है और ये एक्सरसाइजेस से कितने डिफरेंट है? सो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन
जनरली लोगों का ये मानना होता है कि ये एक तरह से एक्सरसाइज प्रोग्राम है, पर ये एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं है। एक्चुअली ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दिया जाता है जो कि 8 से 10 हफ्ते या 12 हफ्ते का होता है, जिसमें हफ्ते में 2 या 3 या 4 बार आपको बुलाया जाता है या वीडियो पे बताया कंसल्ट किया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या एक्सरसाइज होंगी, कितनी कितनी देर के लिए होंगी, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़े। उसके अलावा कैसे कैसे आपको डाइट लेनी है जिससे कि आपका आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रहे और मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। और इसमें बहुत सारी और चीजें भी इंक्लूड की जाती हैं, जैसे खांसी को कैसे बेटर करना है, अगर आपका बलगम आ रहा है तो उसको कैसे निकालना है, और आपको अपना न्यूट्रिशन में क्या क्या लेना है ये। और इसमें कई बार हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी भी आती है। सो बहुत सारी चीजें ली जाती हैं। एक तरह से ये कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है। और अगर दवाइयों के अलावा आज की डेट में हमारे पास एविडेंस है कि क्या हेल्प करता है पेशेंट्स को, सीओपीडी के पेशेंट्स को उनकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। इसके लिए आप पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट में जाइए जो कि इसी फ्लोर पे है, और डॉक्टर हुमेरा या डॉक्टर अहमद जो भी होंगे वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को किया जाता है और इसके किस तरीके से बेनिफिट्स होते हैं, और एक बार पूरा प्रोग्राम करने के बाद उसको मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम स्टाइल चेंज है आपका, कि आगे से जितना कि आपको खाना खाना या काम करना जरूरी है, उतना ही अब आपका सीओपीडी मैनेजमेंट में दवाई और ये जो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज एंड वैक्सीनेशंस, ये पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी उसी का एक पार्ट बन जाता है। Are there any devices given to COPD patients? Yes, so there are 3 type of devices. Simple devices are for mucus clearance. Then this is basically for those patients जिनको की खांसी के साथ बलगम आता है, क्योंकि ये बलगम बहुत स्टिकी और थिक होता है, तो दवाई तो हम देते हैं उसको थोड़ा लिक्विडेट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सांस की नलियाँ छोटी हो गई हैं। तो इन दैट केस कुछ कुछ ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो कि आपको बलगम के निकलने में आसानी से निकल जाए, वो उसमें असिस्ट करती हैं। तो इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं। एकापेला है, उसके अंदर जो है वो चेस्ट वेस्ट है, साइमॉक्स है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि आपको बताई जाएंगी। आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से मिलिए। अगर आपको बलगम फंस रही है इस बीमारी में तो उसको कैसे निकालना होता है और किस तरीके से वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि जैसे ही वो बलगम निकलेगा खांसी में भी आराम आएगा और सांस में भी आराम आ जाएगा। दूसरी तरीके की डिवाइस होती है जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें कि ऑक्सीजन कम हो जाए। ये जनरली बीमारी प्रोग्रेसिव है, और जब ये स्टेज आती है जिसमें जनरली लंग्स की कैपेसिटी अबाउट 30-40% ही रह जाती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट शुरू होती है। तो अगर आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट पे हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो आपको बताया जाता है कि ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज करनी है, कितनी ऑक्सीजन लगानी है। और इसके लिए पोर्टेबल डिवाइसेस आती हैं ऑक्सीजन की, या कंसंट्रेटर आते हैं जिनसे कि वो हवा से ऑक्सीजन को अलग करती है और वो बेसिकली वो बिजली पे चलते हैं। तो इस तरीके की डिवाइसेस जिनको ऑक्सीजन डिवाइसेस बोलते हैं हम लोग, ये पोर्टेबल होती हैं, आप साथ भी लेके चल सकते हैं। कुछ थोड़ी बड़ी होती हैं जिनको आप कमरे में रख सकते हैं। सो ये डिवाइसेस आपको तब दी जाती हैं जबकि इस बीमारी में आपको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तीसरे तरीके की डिवाइसेस होती हैं जब आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं। याद रखिए कि हमारे फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आना। जब ये बीमारी एक लेवल से आगे निकल जाती है तो ऑक्सीजन नहीं अंदर जा पा रही, तो हमें ऑक्सीजन देनी होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही तो वो डिवाइसेस देनी होंगी जो कि अंदर से CO2 को बाहर निकालें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो इन डिवाइसेस को पैप डिवाइसेस बोलते हैं। और ये पैप डिवाइसेस जो होती हैं ये जनरली मशीन होती है और मास्क के साथ लगाई जाती है जो कि जोर से हवा अंदर भेजती है, तो वो हवा जब बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके निकलती है। तो जनरली ये डिवाइसेस रात में यूज़ करनी होती हैं, कई बार हम उनको दिन में भी बताते हैं। और जब पेशेंट्स एक्यूट वर्सनिंग में आते हैं तो उस टाइम जैसे अगर उनकी ऑक्सीजन कम है तो उन्हें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो ये मशीन लगाते हैं जिसको ज़्यादातर हम लोग पैप, बाईपैप, CPAP के नाम से जानते हैं। Can I travel safely with COPD? सो COPD पेशेंट्स को जब ट्रैवल करना होता है तो
जनरली मतलब ट्रैवल हम आउट ऑफ द सिटीज, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब तरीके के ट्रैवल होते हैं। तो उसमें दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपका वैक्सीनेशन अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अलग तरीके के इन्फेक्शंस हैं। तो वायरल का वैक्सीनेशन, फ्लू और निमोनिया का वैक्सीनेशन, ये मस्ट है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिका जा रहे हैं और चाहे आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपका वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी जो एडवाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रैवल के लिए, वो ये है कि उनके पास अपनी दवाइयों का पूरा सामान होना चाहिए, ताकि वो अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो एक्यूट वर्सनिंग है, जिसमें कि जनरली एंटीबायोटिक्स होता है, नेबुलाइजर होता है और नेबुलाइजर में डालने की दवाइयाँ होती हैं, वो सब उनके साथ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपका अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि जनरली जब हम लोग फ्लाइट लेते हैं तो फ्लाइट में हमारी जो एनवायरनमेंट होती है वो जनरली बिटवीन 7,000 टू 8,000 फीट है। यानी आप सोचिए कि आप उस वक्त शिमला में बैठे हुए हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल सबका कम होता है, आपका ज़्यादा कम होगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि फ्लाइट में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो आपको एयरलाइंस इन केस आपको रिक्वायर्ड है तो आपको ऑक्सीजन दे। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्सीजन पे हैं तो आप अपने ऑक्सीजन की जो मशीन है, जो कि अलाउड है आपके साथ जानी, आप उसको साथ लेके जाइए, उसका फॉर्म भर के, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। How to carry the PAP machine? जैसे अगर अब आपको हमने सी पैप या बाई पैप दिया हुआ है तो उसे आपको साथ लेके जाना है। अगर आप उसे यूज़ रात में ही कर रहे हैं, आपको बताया गया है, तो आप उसको अपने चेक्ड इन लगेज में ले जा सकते हैं। और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट है जिसमें 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे है, और अगर आपको साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी डायग्नोज किया गया है, तो पैप मशीन आप अपने साथ अपने हैंडबैग में रख सकते हैं। आजकल इसके अंदर मोस्टली फ्लाइट्स के अंदर सॉकेट्स भी होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर वो बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी को चार्ज करके लेके जाइए। ऑक्सीजन डिवाइस भी आप उसी तरीके से ले जा सकते हैं जिसमें कि उसकी बैटरीज को चार्ज करके लेके जाइए, पर सिक्योरिटी चेक में आपको बताना होगा, एंड जनरली वो आपको इसकी परमिशन देते हैं कि आप ये मशीन्स को अपने साथ ले जा सकें। Is there a role of surgery in COPDs? सर्जरी, सर्जरी कभी कभी हम लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि ये फेफड़े जनरली में काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तो कई बार ये फूट जाते हैं जिसमें कि हवा लीक हो जाती है। इसको हम लोग अपने टर्म में न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि फेफड़ा फूट गया और हवा बाहर निकल गई। तो अब इस हवा को जो कि चेस्ट के अंदर है और हमारे उसको फेफड़े को और कंप्रेस कर रही है, हार्ट को भी कंप्रेस कर रही है, तो इसे निकालना ज़रूरी है। तो ऐसे में हम लोग जनरली चेस्ट ट्यूब डालते हैं, और जब तक वो हवा पूरी नहीं निकल जाती और उसका लीक बंद नहीं हो जाता, तब तक वो हमें चेस्ट ट्यूब रखनी होती है। अगर वो कई बारी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है तो उसमें फिर वो सर्जरी करके पूरी झिल्ली निकालनी पड़ती है, जिसको हम लोग प्लूरेक्टमी बोलते हैं। इसके अलावा एक और तरह की सर्जरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। तो क्योंकि फेफड़े बहुत बड़े हो गए हैं, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में फेफड़ों को छोटा कर दिया जाता है उनका साइज सर्जरी के द्वारा, तो उसको हम लोग लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। इसको इवन वैल्व्स डाल के ब्रोंकोस्कोपी से भी किया जा सकता है, पर वो अभी ज़्यादा सफल टेक्निक नहीं है। और ये तरह की सर्जरी जनरली उन पेशेंट्स में की जाती है जिनके अंदर फेफड़ों का साइज बहुत बड़ा हो गया, और वो हम लोग बोलते हैं कि सीओपीडी एम्फाइसीमा टाइप, जिसमें कि फेफड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, उसमें ये सर्जरी की जाती है। तो ये कई बार कंजेनिटल भी है, यानी कि उस जेनेटिक डिफेक्ट होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, उसका भी ब्लड टेस्ट हम ऐसे में करते हैं। तो अगर सीटी में या चेस्ट एक्सरे में हमें लगता है कि ये बहुत सीवियर एम्फाइसीमा है और यंग एज पे आ गया है, तो हम ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं, और उसमें फिर आगे जाके ये सर्जरी की जा सकती है। एक और सर्जरी होती है जिनके की लंग्स बहुत कमज़ोर है, 15-20% ही हैं, उसको हम लोग लंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांट यानी कि लंग्स बदल दिए जाते हैं, पर उसकी भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि लंग्स ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो, क्योंकि आप किसी ह्यूमन बीइंग के ही हैं, कोई और लंग नहीं लग सकते हैं, ना कि ये जेनेटिकली लैब में बनाए जा सकते हैं। तो दूसरे ह्यूमन बीइंग से, जैसे कि जो ब्रेन डेड इंडिविजुअल्स हैं, उनके अगर ऑर्गन डोनेशन होगा तो लंग ट्रांसप्लांट मिलेगा। तो वो ट्रांसप्लांट लगाने के बाद आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे तो बहुत सारी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं उस रिजेक्शन को रोकने के लिए, तो बॉडी की इम्यूनिटी उससे कॉम्प्रोमाइज रहती है।
और लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी लाइफ कई सालों की ऐड हो सकती है, लेकिन वो नॉर्मल लंग्स के बराबर नहीं होती है। How do we prevent COPD? आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीओपीडी, प्रिवेंशन। क्योंकि ये बीमारी जो है वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और अगर आप किसी भी लेवल पे जिस चीज से ये बीमारी हो रही है उसको आप रोक लेते हैं, तो आप उसको आगे बढ़ने से भी रोक सकते हैं, और इवन जो अगर वो अर्ली स्टेज में है तो उसको वहीं अरेस्ट भी कर सकते हैं। स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्मोकिंग को रोकना सबसे बड़ी चीज है सीओपीडी के ट्रीटमेंट में, और वो हमेशा नंबर 1 पे आती है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आपको सीओपीडी डायग्नोज हुई है, ट्रीटमेंट में दवाइयों से पहले स्मोकिंग को छोड़ना सबसे जरूरी है। तो स्मोकिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, पर जनरली बिकॉज ये निकोटीन की वजह से है, जो कि सिगरेट स्मोक में और हर तरीके के स्मोक में होती है, जो कि बहुत ही हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। निकोटीन की आदत पड़ जाती है और उसका एडिक्शन हो जाता है। तो उस एडिक्शन को टैकल करने के लिए भी हमारे पास दवाइयां हैं। हमारे पास निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, च्युइंगम है, स्प्रेज है, पैचेस हैं जो हम दे सकते हैं, और कुछ ऐसी भी गोलियां होती हैं जिनसे कि ब्रेन के लेवल पे वो निकोटीन एडिक्शन को न्यूट्रलाइज करती है। तो ब्यूप्रिप्रियन हाइड्रोक्लोराइड है, वर्निक्लिन है, तो ये हमारे पास टैबलेट्स भी है। पर निकोटीन का जो है स्टॉप करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं स्मोकिंग को बंद, तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा। हम आपको पूरा तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आप इस स्मोकिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका रूट कॉज है। और अगर आप रूट कॉज को ही खत्म कर देंगे तो इवन अगर डैमेज हो भी चुका है तो वो डैमेज को हम वही रोक पाएंगे। नहीं तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और आगे बढ़ती चली जाएगी, और उस टाइम पे फिर हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शंस रह नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो स्मोकिंग जो है किसी तरीके की हो, इससे हमें बचना होगा। अब जो नॉन स्मोकर्स हैं वो इससे कैसे बचे, तो उनके प्रिवेंशन के लिए है कि आप जो है कुकिंग के लिए बायोमास फ्यूल का यूज़ करिए। नॉन स्मोकिंग सीओपीडी क्योंकि वो और तरीकों से हो रही है जो कि जनरली कुकिंग के मीडियम से और मेथड से है, तो इसमें कोशिश करिए कि आप उस तरीके का कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज़ करें जो चीज़ें आपको लंग को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी, डैमेज नहीं करेंगी। तो इसके लिए जो सेफ सिस्टम्स हैं, जैसे कि एलपीजी गैस है, इस तरीके के सिस्टम्स यूज़ करें, ना कि गोबर का या लकड़ी का या कोयले का या इस तरीके के चीज़ें से आप जो है कुकिंग के लिए उसको जो है ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जो कि एक अगेन कारण है सीओपीडी का, उसको वर्सन करने का, हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम प्रॉपर जो है सेफ्टी गियर इस्तेमाल करें। सिर्फ सिंपल मास्क से नहीं होगा, प्रॉपर सेफ्टी गियर चाहिए हमें इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए। और अगर हम लोग एयर पोल्यूशन में हैं तो हमें उस टाइम पे प्रॉपर मास्किंग वहाँ पे भी करनी होगी, मास्क यूज़ करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि जिस टाइम पे एनवायरनमेंट का AQI बहुत ख़राब है हम बाहर ना जाएं, अपने आप को ना एक्सपोज करें, ताकि वो लंग्स जो ऑलरेडी डैमेज्ड है और ज़्यादा डैमेज ना हो। What are all these devices, sir? सो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग सीओपीडी के पेशेंट्स में देते हैं, जिसमें कि म्यूकस क्लियरेंस के लिए डिवाइसेस इस तरीके की हैं, कुछ ऐसी हैं, या ये बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर जो है करते वक्त वाइब्रेशंस भेजती हैं जिससे कि म्यूकस ढीला होके बाहर निकलता है। तो ये म्यूकस क्लियरेंस डिवाइसेस हैं, ये मल्टीपल हैं, डिपेंडिंग आपकी कंडीशन कैसी है, आपका म्यूकस कैसा है, आपके लंग्स की कंडीशन क्या है, और उनके बेसिस पे आपको कौन सी सूट करेगी वो बताया जाएगा। ये पैप डिवाइस है, तो ये जनरली उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड इश्यूज हैं, या वो ओबीज है, उनको स्लीप एपनिया है साथ में, तो इस तरीके की डिवाइसेस उसमें दी जाती है। इसके अलावा सीओपीडी पेशेंट्स के अंदर मसल वीकनेस होती है, तो मसल को ट्रेन करने के लिए जनरली जो रिहैबिलिटेशन में एक्सरसाइजेज हैं वो बताई जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मसल हमारी डायफ्राम है, रेस्पिरेटरी मसल, जो कि डायफ्राम है, जो कि सांस को ले जाना और लाने का काम करती है।
और वो भी वीक हो जाती है इस तरीके की बीमारी में। तो उसको ट्रेन करने के लिए ये एक मसल ट्रेनर होता है जिसको कि डायफ्राम मसल ट्रेनर हम लोग बोलते हैं। तो ये भी अवेलेबल है जिससे कि पेशेंट्स इसको अपना घर पे यूज़ करते हैं और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से और कितनी बार उसे दिन में यूज़ करना होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन डिवाइसेस होती हैं जो कि बहुत तरह तरह की हैं और जो कि यहाँ पे आपको देखने में मिल सकती हैं, और आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से मिलके अपना डिटेल बता के आपको बताया जाएगा कि कौन सी डिवाइस आपके लिए बेस्ट है और किस तरीके से उसको आपने इस्तेमाल करना है। I hope that clarifies most of your doubts regarding the disease COPD. Thank you, sir.